हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसके ऊपर डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अपन सोल्व कर चुके हैं। इसके साथ साथ डीएनए डैमेज के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी अपन सोल्व कर चुके हैं। आज अपन देखने वाले हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए बन रहा है उसकी, और उसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन के बाद आरएनए के अंदर जो आप प्रोसेसिंग करोगे। देखिए, प्रोसेसिंग करने का क्या मतलब है कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है न्यूक्लियस में, डीएनए से आरएनए बन रही बात हो रही है न्यूक्लियस में, उसके साथ साथ न्यूक्लियस में उसकी प्रोसेसिंग की जाती है ताकि वो बाहर आए, उसके ऊपर कोई एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम कट ना कर सके या काम की इन्फॉर्मेशन को अपन रखे बिना काम की इन्फॉर्मेशन को हम निकाल दें। ये सारी प्रोसेस कहाँ होती है? न्यूक्लियस में। जैसे आरएनए की स्प्लाइसिंग की बात कर लो, या आरएनए की एडिटिंग की बात कर लो, या 5 प्राइम कैपिंग की बात कर लो, 3 प्राइम पॉलीएडिनाइलेशन की बात कर लो, इन सब को अपन क्या बोलते हैं? आरएनए की प्रोसेसिंग। तो ये आरएनए की प्रोसेसिंग भी कहाँ होती है? न्यूक्लियस में ही होती है। तो हम पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन हमारे साथ क्या बोल रहा है कि यूकेरियोटिक सेल्स हैं, ये ध्यान रखिए क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का पहला पेंच यही है, यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। तो हमारे सामने सबसे पहली चीज क्या है? यूकेरियोटिक। यूकेरियोटिक सेल्स हैव 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज एंड प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। यही कह रहा है कि यूकेरियोट्स में 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं और प्रत्येक आरएनए पॉलीमरेज अलग अलग प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज का सिंथेसिस कर रहा है। तो यहां पर ये पूछ रहा है कि कौन सा आरएनए पॉलीमरेज कौन से आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। तो देखिए, जब बात करते हैं अपन प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स के अंदर देखिए सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है। मैं आपको इसको भी बता देता हूं, प्रोकैरियोट्स के अंदर सिंगल आरएनए पॉलीमरेज होता है और ये सिंगल आरएनए पॉलीमरेज सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस कर देता है। सिंगल आरएनए पॉलीमरेज है, प्रोकैरियोट्स की बात कर रहा हूं, ये सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस कर देता है। हाँ, ये मल्टीपल सब यूनिट का बना होता है। ये जो प्रोकैरियोट का है ये किसका बना है? मल्टीपल सब यूनिट्स। अब मल्टीपल सब यूनिट्स के अंदर अपन क्या समझ सकते हैं कि इसके अंदर देखिए 2 तो अल्फा सब यूनिट होती हैं, एक बीटा सब यूनिट होती है, एक बीटा डैश सब यूनिट होती है, एक ऐसा मानते हैं ओमेगा। इसके साथ साथ में इसमें एक फैक्टर होता है, इसको अपन बोलते हैं सिग्मा फैक्टर। ये सारी चीजें क्या है जिसको अपन कोर एंजाइम भी बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा आरएनए पॉलीमरेज है जिसके अंदर ये सारी चीजें हैं। लेकिन ये एक ही प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज की चीजें हैं और ये सभी प्रकार के आरएनए का क्या कर रहा है? सिंथेसिस कर रहा है। आरएनए सिंथेसिस करने का क्या मतलब हुआ? एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए, ये सभी प्रकार के आरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। ये बात थी प्रोकैरियोट्स की। हमारे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? यूकेरियोट्स। तो यूकेरियोट्स के पास में देखिए बात करें, 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज होते हैं। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। 3 प्रकार के आरएनए पॉलीमरेज हैं। ये क्या कर रहा है? आरआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है। आरआरएनए का सिंथेसिस करने का क्या मतलब है? राइबोसोम का सिंथेसिस करता है। एमआरएनए का सिंथेसिस करता है आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। इसके साथ साथ ये जरूर ध्यान रखें, एमआईआरएनए का सिंथेसिस भी ये करता है और एसआईआरएनए का एसएन नहीं है, एसआईआरएनए का सिंथेसिस भी ये करता है। ये दोनों आरएनए जो हैं वो जीन साइलेंसिंग में काम आते हैं और एमआरएनए के ऊपर एक्चुअल में जो जेनेटिक कोडोन के रूप में या जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती है। इसलिए हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो मैसेंजर आरएनए। वैसे तो सभी आरएनए अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट ही हैं। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, वो टीआरएनए का सिंथेसिस करता है, ट्रांसफर आरएनए का सिंथेसिस करता है। अब देखिए, इसके साथ में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। कैसे? आपसे पूछ ले एमआईआरएनए और एसआईआरएनए का सिंथेसिस कौन करेगा, वो भी आपको करेक्ट आंसर देना है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड। एक है 5SRRNA। अब यहां पर आप देखो क्या करते हो, आरआरएनए है, इसका मतलब आप तुरंत प्रभाव से आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पे टिक करते हो। गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 5SRRNA का सिंथेसिस आरएनए पॉलीमरेज थर्ड करता है, ध्यान रखना। U6SNRNA, इसका सिंथेसिस कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, नेट वगैरह के अंदर भी पूछे हुए हैं और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स करने के लिए आपको सीयूटी के अंदर भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका आप विशेष तौर पे ध्यान रखें। हमारे ऑप्शन में जो भी आपको चीजें दिखाई दे वो सही हो जाएंगी। क्या बोल रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, आरआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, सही है। आरएनए पॉलीमरेज सेकंड, एमआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है, हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो गया। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरआरएनए, ये गलत हो गया।
आरएनए पर टीआरएनए ये गलत हो गया, फर्स्ट एमआरएनए ये गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। अब आपने कहा कि सर आरआरएनए का सिंथेसिस ये करता है, तो ये फिर कौन से आरआरएनए का सिंथेसिस कर रहा है? तो देखिए यूकेरियोट्स की बात कर दी, तो यूकेरियोट्स में राइबोसोम कौन से होते हैं? एटीएस राइबोसोम। यूकेरियोट्स में राइबोसोम कौन सा होता है? एटीएस राइबोसोम। और ये जो एटीएस राइबोसोम है ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, 60S और 40S। 60S के अंदर कौन कौन से आरआरएनए होते हैं? 28S आरआरएनए, एक 5.8S आरआरएनए। अब ये भी बड़ी मजे की बात है, 5S आरआरएनए का सिंथेसिस कौन कर रहा है? 5S आरआरएनए का आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और 5.8S आरआरएनए का सिंथेसिस कौन कर रहा है? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। उसके साथ साथ जो 40S है इसके अंदर 18S आरआरएनए प्रेजेंट होता है, 18S आरआरएनए प्रेजेंट होता है। इसका सिंथेसिस कौन करेगा? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। और ये सिंथेसिस कहां करेगा? न्यूक्लियस में। आपसे कोई पूछे न्यूक्लियस में भी कहां करता है, तो न्यूक्लियोलस में। न्यूक्लियस के अंदर भी कहां करेगा? न्यूक्लियोलस में। आपको पता हो तो न्यूक्लियस में भी एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियोलस, और न्यूक्लियोलस का काम यही होता है, जिसको आप केंद्रिका बोलते हो, इसका काम यही होता है कि ये क्या काम करता है? आरआरएनए का सिंथेसिस करता है। आपसे कोई पूछे एमआरएनए का सिंथेसिस कहां होता है? वो न्यूक्लियस में होता है। वो कहां होता है? न्यूक्लियस में। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या बोल रहा है कि नीडेड फॉर डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, यानी डीएनए से आरएनए बन रहा है, उसमें कौन सी चीज की आवश्यकता नहीं है? राइबोसोम। राइबोसोम के बीच में तो अपन रख के बनाते ही बनाते हैं, तो राइबोसोम हमारी आवश्यकता है। राइबोसोम के बाद में बोल रहा है न्यूक्लियोटाइड्स। बिना न्यूक्लियोटाइड से तो आरएनए का सिंथेसिस हो ही नहीं सकता, क्योंकि आरएनए और डीएनए दोनों को अपन बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड, और इनको न्यूक्लिक एसिड इसीलिए बोलते हैं कि ये किससे पॉलीमराइजेशन से होते हैं? न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमराइजेशन से। डीएनए से आरएनए बनेगा, वरना तो आप इंफॉर्मेशन कहाँ से लेके आओगे? उसके बाद में एंजाइम्स, ये फिर से अपने को देखना पड़ेगा क्या? हाँ सॉरी गड़बड़ हो गया। राइबोसोम का सिंथेसिस होता है आरएनए से प्रोटीन। हाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, या न्यूक्लियस में होगा, लेकिन राइबोसोम कहाँ जरूरत पड़ेंगे? जब आरएनए से प्रोटीन बनाओगे। इसका मतलब ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन पर राइबोसोम प्रेजेंट होता है, तो इसका मतलब ये तो न्यूक्लियस से बाहर होता है, और न्यूक्लियस से बाहर होता है, इसका मतलब राइबोसोम का कोई रोल नहीं होता। तो न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमराइजेशन हो रहा है, डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। एंजाइम यानी आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है वो खुद एक एंजाइम है, यानी प्रोटीन से बना हुआ है, इसका मतलब एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट भी आपको होती है। तो ये राइबोसोम इसका रॉन्ग आंसर हो गया। इसकी नीड आपको यहाँ पर नहीं है, इसकी नीड है आपको ट्रांसलेशन में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टाटा बॉक्स एंड प्रिबनोव बॉक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ। देखिए विशेष प्रकार की बात है कि ये डीएनए है, और डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं। इसको आप पहले डीएनए को सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करोगे, जिसकी डायरेक्शन है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। लास्ट के में वीडियो में आपको मैं भी ये भी समझाऊंगा कि ये प्राइम क्या चीज़ है, या इसका पॉलीमराइजेशन कैसे होता है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड कहाँ बनेगा, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये बात मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूँ। तो जो डीएनए है इससे आरएनए का सिंथेसिस आप कर रहे हो, जिसकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसको अपन क्या नाम देते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। इसको अपन क्या नाम देंगे? टेम्पलेट स्ट्रैंड। और ये टेम्पलेट स्ट्रैंड एक्चुअल में है कौन? डीएनए का स्ट्रैंड। डीएनए का जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, यहां से जब शुरुआत होगी तो इसकी एक विशेष साइट होती है, यहां पर मान लो जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होता है। किसके ऊपर बाइंड होगा? टेम्पलेट स्ट्रैंड के ऊपर आरएनए पॉलीमरेज। इस आरएनए पॉलीमरेज बाइंड जहां पर हो रहा है वो डीएनए की विशेष सीक्वेंस, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? टाटा बॉक्स या प्रिबनोव बॉक्स। और इस यानी कि जहां आरएनए पॉलीमरेज बाइंड हो रहा है, इसको अपन नाम देंगे प्रमोटर। इस साइट को अपन क्या नाम देते हैं? प्रमोटर। तो टाटा बॉक्स और प्रिबनोव बॉक्स जो है वो किसका कंपोनेंट है? प्रमोटर का। प्रमोटर क्या होता है? टेम्पलेट स्ट्रैंड की वह साइट जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड होगा, उसको अपन क्या नाम देंगे? प्रमोटर साइट देंगे। उसके बाद में क्या बोल रहा है? एनहेंसर, एक्टिवेटर, ये ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बढ़ा सकते हैं, एक्टिवेटर भी एक्टिवेट कर सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटर पर ये चीजें बाइंड होती हैं।
मोस्ट प्रोबेबली ऑपरेटर पे ये चीज़ें बाइंड होती है। तो आप ये बोलो कि एक पूरी की पूरी सीक्वेंस है, पूरी की पूरी सीक्वेंस है डीएनए के ऊपर जो क्या क्या चीज़ें रेगुलेट करती हैं। तो प्रमोटर होता है, ऑपरेटर होता है, और तीसरी चीज़ होती है स्ट्रक्चरल जीन, जहां प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती है। और इन तीनों चीज़ों को मिला करके ही पूरे ग्रुप को ही अपन ओपेरॉन नाम देते हैं। इस पूरे ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं? ओपेरॉन। प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, उसके साथ साथ में स्ट्रक्चरल जीन। मुख्य रूप से ये तीन चीजें होती हैं। बाकी कई बार ऐसा भी देखते हैं कि एक्टिवेटर एनहेंसर के जुड़ने की साइट ऑपरेटर के अलावा भी होती है, और ऑपरेटर पर मोस्टली इनहिबिटर्स जुड़ते हैं। इनहिबिटर का क्या मतलब है? जो ट्रांसक्रिप्शन की रेट को स्लो कर देंगे या ट्रांसक्रिप्शन की रेट को बंद कर देंगे, उसको अपन क्या नाम देंगे? इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स किस पर बाइंड होंगे? लगभग ऑपरेटर पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि प्रमोटर पर कौन बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज। प्रमोटर पर कौन बाइंड होगा? आरएनए पॉलीमरेज। तो यहां पर हमारा प्रमोटर सही आंसर हो गया। द फैक्टर रिक्वायर्ड, एक फैक्टर है रिक्वायर्ड ओनली फॉर एक्यूरेट इनिशिएशन ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स की बात है। प्रोकैरियोट्स में अपन क्या बोल रहे थे कि प्रोकैरियोट्स के अंदर एक ही प्रकार का आरएनए पॉलीमरेज होता है, और वो क्या करता है कि सिर्फ और सिर्फ उसका काम है ट्रांसक्रिप्शन को शुरू करना। उसके बाद में इसका कोई रोल नहीं है, यानी उसको हटा दिया जाएगा। तो ट्रांसक्रिप्शन को जो शुरू करने का काम ओनली कौन करेगा? वो सिग्मा फैक्टर। उसको अपन क्या नाम देते हैं? सिग्मा फैक्टर। अल्फा है वो आरएनए पॉलीमरेज की एक सब यूनिट है। अल्फा है वो क्या है? आरएनए पॉलीमरेज की एक सब यूनिट है, इसका अपना रोल है। रो फैक्टर है, रो फैक्टर का काम है कि टर्मिनेशन कराना, ट्रांसक्रिप्शन का क्या कराना? टर्मिनेशन। यानी कि आरएनए का सिंथेसिस कंप्लीट हो गया तो डीएनए, आरएनए पॉलीमरेज सब चीजों को अलग करना, ये काम किसका है? रो फैक्टर का। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, ये तो बात यूकेरियोट्स की चल रही है। जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं विशेष प्रकार के फैक्टर होते हैं जो आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर बाइंड कराते हैं, ये काम होगा यूकेरियोट्स में। तो ये तो प्रोकैरियोट्स की बात ही नहीं चल रही, ये बात किसकी चल रही है? यूकेरियोट्स की। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया सिग्मा फैक्टर। उसके बाद में नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टेम्पलेट ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यीस्ट। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अभी हमने बात की थी, और मैं आपको थोड़ा सा ये बना के भी दिखा देता हूं। मान लो एक डीएनए अपना है, ये खूब जगह अपने पास है, एक डीएनए है 5 प्राइम, इसके अंदर हमने कहा कि ये ACTUGAC, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका एंटी पैरेलल स्ट्रैंड है, इसका मतलब इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो ए से कौन जुड़ेगा? टी, सी से जी। ये मैं इसके एंटी पैरेलल बना रहा हूं, टी से अरे बच्चों यू गलत हो गया, यू तो आरएनए में होता है, हाँ, टी की जगह सी कर देते हैं। टी के ऊपर कौन जुड़ेगा? ए सी जी, ये सी, ये टी, ये जी। इसकी क्या हो गई? एंटी पैरेलल। अब देखिए हमारे पास में डीएनए के 2 स्ट्रैंड है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है। हम डीएनए से आरएनए का सिंथेसिस करेंगे, इसका मतलब क्या करेंगे? डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद में डीएनए की जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम सीक्वेंस है उसको अपन नाम देते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसको अपन क्या नाम देते हैं? टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब हम क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड यानी डीएनए से क्या बनेंगे? आरएनए। तो हमारा जो आरएनए सिंथेसिस होगा, अगर इधर से बात करेंगे तो इससे, आप कहोगे कि सर क्या इससे आरएनए का सिंथेसिस नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, इससे इधर से हो जाएगा भाई, इससे इधर से हो जाएगा, इससे इधर से। यानी कि हमें टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन जो लेनी है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम, वो डीएनए का कोई सा भी स्ट्रैंड हो सकता है। लेकिन आप कहो कि हमने यहां से शुरू करना है तो हम यहां से कर लेते हैं। तो हमारे लिए क्या होगा? आरएनए का सिंथेसिस होगा, और उसकी डायरेक्शन होगी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। चाहे रेप्लिकेशन की डायरेक्शन हो, चाहे उसकी डायरेक्शन हो, ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शन हो, दोनों की किधर से किधर होती है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इससे सिंथेसिस हो रहा है, इससे सिंथेसिस हो रहा है, जिसको अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड नाम दे रहे हैं। तो ए की जगह कौन आएगा? ए से कौन जुड़ता है? थाइमीन से एडेनिन, जी से साइटोसिन, ए से, अब थाइमीन की जगह आरएनए है तो यूरेसिल आ जाएगा। यही एक तरीका है डीएनए और आरएनए को पहचानने का। आपके सामने सीक्वेंस दी गई है, आपको पूछे कि भाई बताओ ये आरएनए है कि डीएनए, तो बहुत सिंपल सा है। अगर यूरेसिल है तो वो आरएनए है, और थाइमीन है तो वो डीएनए है। तो थाइमीन की जगह कौन आएगा? यूरेसिल। उसके बाद में जी से कौन जुड़ेगा? सी, उससे कौन जुड़ेगा? जी, इससे टी से एडेनिन, और इससे सी, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये हमारा आरएनए है, या आप इसको नाम दे सकते हो एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए का हमने सिंथेसिस किया है। किससे? टेम्पलेट स्ट्रैंड से।
ये क्या पूछना चाह रहा है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को आप काम कर रहे हो प्रोकैरियोट्स के अंदर, टेम्पलेट स्ट्रैंड, उसको इस ऑप्शन में से क्या नाम देते हैं। तो इस ऑप्शन के अलावा भी अपन क्या नाम दे सकते हैं कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है। इसके अलावा आप ये देखो कि इस स्ट्रैंड और इस स्ट्रैंड में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ थाइमीन की जगह यूरेसिल। मजे की बात है, जो टेम्पलेट के अपोजिट स्ट्रैंड होता है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका डिफरेंस है, थाइमीन और यूरेसिल का, बाकी दोनों के दोनों सेम है। इसलिए जो टेम्पलेट का अपोजिट है उसको अपन नाम देते हैं सेंस स्ट्रैंड। इसका नाम क्या है, सेंस स्ट्रैंड। क्यों नाम दिया इसका सेंस स्ट्रैंड, क्योंकि दोनों स्ट्रैंड क्या है, सेम है। अब इसको सेंस दे देंगे तो इसको अपन क्या नाम दे देंगे, एंटी सेंस स्ट्रैंड, एंटी सेंस स्ट्रैंड। इसके अलावा इस स्ट्रैंड को अपन कोडिंग स्ट्रैंड भी नाम देते हैं। सारे ऑप्शन में आ सकते हैं। इस बार अगर ये चीज आई है तो अगली बार दूसरी बात आ सकती है, कॉन्सेप्ट रिपीट होता ही होता है। इसको अपन क्या नाम देते हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो हमारे ऑप्शन में क्या चीज है कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड का ही दूसरा नाम क्या है, एंटी सेंस स्ट्रैंड। हमारा क्वेश्चन यहां पर सोल्व हो गया। अब देखिए ये चीज मैंने आपको क्यों बना करके दिखाई है, क्योंकि मोस्टली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही आता है कि आपसे ये पूछ लिया कि साहब आपके साथ में सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्शन है। कई बार क्या दे देता है, सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्शन है, और सेंस स्ट्रैंड की डायरेक्शन तो बताओ एमआरएनए की क्या सीक्वेंस होगी। तो यहां पर आप इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड मत समझ बैठना, वरना गलत हो जाएगा। तो सेंस स्ट्रैंड में और इसमें दोनों की सीक्वेंस सेम होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो अगर आपको सेंस को पहचानना हो तो दोनों एग्जैक्ट सेम है। थाइमीन की जगह यूरेसिल है, इसका मतलब वो सेंस स्ट्रैंड है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन दे दे, और टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन दे करके एमआरएनए की सीक्वेंस पूछ ले, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको विशेष ध्यान रखना है कि टेम्पलेट को किधर से किधर लेना, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। और अगर आपने टेम्पलेट को 3 प्राइम टू 5 प्राइम लिया है तो ये भी विशेष ध्यान रखना कि एमआरएनए की सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम होनी चाहिए। गड़बड़ अपन यही करते हैं कि ये सीक्वेंस एग्जैक्ट मिला लेते हैं, हम यहां गड़बड़ कर देते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये मिक्स हो जाता है हमारे। तो ये विशेष तौर पे ध्यान रखना है, आपको ऐसा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आगे मैंने शायद स्लाइड में ऐसा क्वेश्चन रखा भी है, तो उसको सोल्व करेंगे फिर से समझ में आ जाएगा। फिलहाल अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड का दूसरा नाम क्या दे रहे हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड। उसके बाद में नेक्स्ट बात, हाँ ये देखो ये क्वेश्चन पढ़ा, Which one of the following process does not take place in 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन। हाँ भाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना है कि कौन सी डायरेक्शन में क्या होता है। डीएनए रेप्लिकेशन यानी डीएनए से डीएनए बनता है, और डीएनए से डीएनए बनेगा तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ये किस में बनता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसकी वजह अपन आगे लास्ट में देखेंगे, पूरी स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर बना करके देखेंगे क्यों होता है ऐसा। तो डीएनए से डीएनए बनेगा, वो भी किधर कौन से बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ट्रांसक्रिप्शन यानी डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए। अभी हमने देखा है, क्या देखा कि ये भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। निक ट्रांसलेशन यानी कि एक छोटा सा सेगमेंट है, उसका भी अपन सिंथेसिस करते हैं, तो वो भी किधर से किधर होता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। उसके बाद में आरएनए एडिटिंग किधर से भी हो सकती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, आरएनए की एडिटिंग। क्योंकि एडिटिंग कोई ऐसा नहीं है 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेंगे या 3 प्राइम टू 5 प्राइम करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आरएनए एडिटिंग का मतलब उसमें कुछ नए सेगमेंट जोड़ देंगे या कुछ सेगमेंट हटा देंगे। जैसे एक एक्स्ट्रा इंट्रोन ले आए या एक एक्स्ट्रा एक्सोन हटा दिया, जिससे हम क्या करेंगे, जीन के एक्सप्रेशन को बदलते हैं। यानी कि बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में भी मान लो कई प्रकार के फील्ड में आरएनए की एडिटिंग करते हैं, जिससे उस जीन की क्या बदल जाती है, इंफॉर्मेशन बदल जाती है। तो उसी को अपन क्या नाम देते हैं, आरएनए एडिटिंग। तो हमारा आरएनए एडिटिंग इसमें करेक्ट आंसर हो गया। उसके अलावा अगर आपको और भी डायरेक्शन पूछ सकता है, क्योंकि 3 प्राइम टू 5 प्राइम क्या हो सकती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो एक तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट की डायरेक्शन होती है, चाहे डीएनए सिंथेसिस की बात कर लो, चाहे आरएनए सिंथेसिस की बात कर लो। 3 प्राइम टू 5 प्राइम टेम्पलेट की डायरेक्शन होती है। एक प्रूफ रीडिंग यानी डीएनए पॉलीमरेज ये चेक करता है कि जो नए न्यूक्लियोटाइड में जोड़ते जा रहा हूं, नया डीएनए का सिंथेसिस करते जा रहा हूं, वो क्या मैं सही जोड़ रहा हूं, गलत जोड़ रहा हूं। अगर गलत जोड़ रहा हूं तो उसको वापस हटा करके उसकी जगह सही न्यूक्लियोटाइड ऐड किया जाए, और अगर सही न्यूक्लियोटाइड ऐड हो गया तो कोई समस्या नहीं है। यानी अपना किया हुआ काम खुद चेक कर रहा है, उसको क्या नाम देते हैं, प्रूफ रीडिंग। तो वो किधर से किधर होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। कैसे होती है, देखिए ये डीएनए है, ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये इसके ऊपर डीएनए का नए डीएनए स्ट्रैंड का सिंथेसिस हो रहा है। अब नए डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है तो वो कौन सी डायरेक्शन में होता है, अभी हमने देखा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। नए डीएनए का, अब मान लो डीएनए पॉलीमरेज इधर से यहां पहुंच गया
और ये क्या करता जा रहा है, स्ट्रैंड का सिंथेसिस करता जा रहा है। अब ये प्रूफ रीडिंग कर रहा है, इसका मतलब पीछे की तरफ ही तो करेगा कि मैंने जो काम किया वो सही किया है गलत किया है, इसका मतलब वो पीछे की तरफ आएगा, और ये पीछे की तरफ आएगा तो कौन सी डायरेक्शन है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। प्रूफ रीडिंग करता है। एक प्राइमर की रिमूविंग होती है, प्राइमर की रिमूविंग यानी प्राइमर रिमूव करता है, और प्राइमर को रिमूव करेगा वो भी 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में होती है। ये चीजें पूछी जाती हैं, बार बार पूछी जाने वाली चीजें हैं। कॉन्सेप्ट्स को आप ध्यान में रखिए, आपका कॉन्सेप्ट अपने आप स्ट्रांग होता चला जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, जैसा हमने अभी सोल्व किया है कि आपको न्यूक्लियोटाइड्स की सीक्वेंस दी गई है और आपको पूछा गया, तो विशेष तौर पे इस बात का आप ध्यान रखें, मैं बार बार ये बोल रहा हूं, आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। पहली चीज, पहला काम अपने को क्या है, क्या तो दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है। तो इसमें देखो क्या है, इफ द सीक्वेंस ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड का ही दूसरा नाम हमने क्या नाम दिया था, टेम्पलेट स्ट्रैंड। कंफ्यूज नहीं होना। ये देखो अभी क्वेश्चन आ गया कि टेम्पलेट स्ट्रैंड की आपको डायरेक्शन दी गई है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब देखिए कंफ्यूज कर दिया, टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन होनी कैसी चाहिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, आपको कैसे दे दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। इसका मतलब आरएनए एमआरएनए, अब की बार आप एमआरएनए को 3 प्राइम टू 5 प्राइम कंपेयर करोगे, एमआरएनए को किधर से किधर कंपेयर करोगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। यानी कि जनरली टेम्पलेट स्ट्रैंड की डायरेक्शन क्या होती है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, ये जनरली होती है। तो हम एमआरएनए की सीक्वेंस में क्या देखते हैं, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्वेश्चन देने वाले ने आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया, दिमाग को थोड़ा सा हिला दिया, इसने क्या सीक्वेंस दे दी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, हम हिल गए। हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर एमआरएनए की सीक्वेंस को क्या निकाल लेंगे, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब इसका जस्ट अपोजिट आपको देखना है, और यहां पर देखते हुए अपने को देखना है कि ये सीक्वेंस कहां से कहां मिले, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो देखिए इसको मैं यहां पे, हाँ यहीं से हो जाएगा। देखिए 3 प्राइम में हमको यहां पर ग्वानिन है, तो 3 प्राइम पे साइटोसिन मिलना चाहिए। अब देखिए हमको एक स्ट्रैंड मिला है 3 प्राइम पर, और इस पर सबसे पहले ग्वानिन की जगह क्या होना चाहिए, साइटोसिन। इसमें ग्वानिन है, इसका मतलब इसको इसने हमको मूर्ख बना दिया। तो हम क्या देखेंगे कि साहब ऑप्शन ही गड़बड़ है, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता, ध्यान रखना। तो आप कहोगे कि साहब ये तो 5 प्राइम टू 5 प्राइम है, आपको इधर से चलना पड़ेगा भैया, इधर से चलना पड़ेगा। इधर सबसे पहले हमको ग्वानिन है, तो इधर नीचे क्या चाहिए, 3 प्राइम पर सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड साइटोसिन, इधर ग्वानिन है, ये दोनों ऑप्शन कट गए तीनों। उसके अंदर देखो ये चीज है, अब ये चीज हमको मिली है कि 3 प्राइम पर सबसे पहले साइटोसिन, दोनों में साइटोसिन है, यूरेसिल दोनों में यूरेसिल है। यहां तीसरे से अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो देखो पहला न्यूक्लियोटाइड ग्वानिन, एडिनिन, और यहां एडिनिन के सामने थाइमिन जुड़ता है, लेकिन हम आरएनए की बात कर रहे हैं, इसका मतलब तीसरा न्यूक्लियोटाइड यूरेसिल होना चाहिए। तीसरा न्यूक्लियोटाइड इसमें ग्वानिन है, ये भी होने से रहा, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इस प्रकार से। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको क्या कहा, इसका कॉन्सेप्ट एक ही है, किसी भी प्रकार से कैसे भी क्वेश्चन को घुमा दे, आप घूमने वाले नहीं हो। आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि एमआरएनए की सीक्वेंस 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, और डीएनए की सीक्वेंस, टेम्पलेट स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस है 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। अब हो सकता है कि आपको टेम्पलेट की स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम पूछ ले, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना, वरना तो आप कहोगे पहला कॉन्सेप्ट, तो आप यहीं उलझ जाओगे कि आप कहीं 5 प्राइम टू 3 प्राइम देखने लग जाओ, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब देखिए जैसे इसने इस प्रकार से मूर्ख बनाया, आप क्या देखो कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम एमआरएनए की सीक्वेंस आप क्या देखोगे, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्योंकि आप ऐसे ही बोलोगे कि साहब ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम, आपने रट रखा है। ये देखो ये इसमें करेक्ट ऑप्शन दे रखा है, पूरा आपको कंफ्यूज करना है, CUAA इस प्रकार से, ये और ये दोनों सेम है, बस सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का। तो आप सबसे पहले, और दूसरा ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहले इसको क्लिक करोगे, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इस प्रकार से सबसे पहला काम आपको किस डायरेक्शन में दिया हुआ है और फिर आपको किस डायरेक्शन में निकालना है, दोनों अपोजिट होने चाहिए। कुछ भी दिया हुआ हो, कैसा भी क्वेश्चन इससे सोल्व हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा बॉक्स एंड प्रीनो बॉक्स आर कंपोनेंट्स ऑफ, ये क्वेश्चन तो हमारा पहले सोल्व हो चुका है, शायद ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपोनेंट ऑफ ट्रांसक्राइब्ड आरएनए इन यूकैरियोट्स इज प्रेजेंट इन द इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन बट इज रिमूव्ड बिफोर ट्रांसलेशन। क्या बोलना चाह रहा है, अभी हमने बात की थी कि आरएनए का जब आप सिंथेसिस करोगे न्यूक्लियस के अंदर, तो उसकी प्रोसेसिंग होती है। आरएनए की क्या होती है, प्रोसेसिंग। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि इस प्रकार से सीक्वेंस होती है, अल्टरनेट सीक्वेंस। एक सीक्वेंस जिसको अपन बोलते हैं एक्सोन, एक सीक्वेंस जिसको अपन बोलते हैं इंट्रोन। बात सीधी सी ये है कि
यूकेरियोट्स की बात है, एक्सोन के पास में वो इंफॉर्मेशन होती है जिसका आगे ट्रांसलेशन के रूप में एक्सप्रेशन होता है। इसका एक्सप्रेशन होता है, इसका कोई एक्सप्रेशन नहीं होता, यानी ये काम की इंफॉर्मेशन नहीं है। हमें देखिए आरएनए से करना क्या है, आपसे को पूछे आरएनए का क्या करोगे भाई सिंथेसिस करके, तो आप कहोगे हम प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। आप कहोगे कि भाई प्रोटीन का सिंथेसिस क्या करेंगे, तो हम क्या कहेंगे, प्रोटीन को अपना काम करना है, हार्मोन के तौर पर काम करना है, एंजाइम के रूप में काम करना है, किसी न किसी रूप में प्रोटीन को काम करना है, इसलिए हम प्रोटीन का सिंथेसिस कर रहे हैं। तो यहां पर क्या है कि यहां एक्सोन के ऊपर तो काम की इंफॉर्मेशन है, इंट्रॉन के ऊपर काम की इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम यहीं की यहीं इंट्रॉन को रिमूव कर देंगे और इस प्रोसेस को नाम दे देंगे स्प्लाइसिंग। इस प्रोसेस को अपन क्या नाम दे देंगे, स्प्लाइसिंग। तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, स्प्लाइसिंग की प्रोसेस के थ्रू जो है वो इंट्रॉन को रिमूव किया जाता है। तो क्या बोल रहा है कि आप क्या रिमूव करते हो, आप इंट्रॉन को रिमूव करते हो। तो हमारा ये ऑप्शन सही, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, भाई आरएनए से आप प्रोटीन का सिंथेसिस करोगे और प्रोटीन के सिंथेसिस के अंदर आपको राइबोसोम तो चाहिए, यह हटा दिया तो फिर कोई मतलब ही नहीं। थर्ड प्राइम पॉली ए टेल, अभी भी हम बात कर रहे हैं कि थर्ड प्राइम पॉली ए टेल रिक्वायर है किसके लिए, एक तो न्यूक्लियस से आरएनए को बाहर निकालने के लिए, ये जरूरी है। उसके साथ साथ राइबोसोम पर जब बाइंड होता है तो थर्ड प्राइम पॉली ए टेल का भी इंटरेक्शन होता है। इसके साथ साथ एक्सोन्यूक्लियेज एंजाइम, यानी कि जो आरएनए को डिग्रेड करता है, ये एंजाइम गड़बड़ कर सकता है, इससे प्रोटेक्शन करने के लिए भी थर्ड प्राइम पॉली ए टेल की जरूरत है। इसका मतलब ये जरूरी है। 5 प्राइम कैपिंग रीजन सेम काम पॉली ए टेल करती है, यानी यहाँ आप ये करो कि राइबोसोम को एमआरएनए को आप न्यूक्लियस से बाहर लेके आ रहे हो, तो उसको एक प्रकार से टोपी कुर्ते पजामे सब पहना के ला रहे हो जिससे वो सुरक्षित रहे। तो अगर थर्ड प्राइम पर आप सुरक्षित कर रहे हो तो थर्ड प्राइम पॉली ए टेल बोल दे, पूंछ बना दी। और सर पे क्या करते हो, सर पे यानी 5 प्राइम कैप उसका जो इनिशियल है, तो सर पे आप टोपी पहनाते हो तो 5 प्राइम कैप रीजन, यानी कि 5 प्राइम से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो 5 प्राइम कैपिंग कहलाएगा। थर्ड प्राइम से पॉली कैपिंग कर रहे हो या प्रोटेक्ट कर रहे हो तो थर्ड प्राइम पॉली ए टेल कहलाएगा। तो ये तीनों चीजें तो जरूरी है ही हैं, अन्यथा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। इंट्रॉन काम की इंफॉर्मेशन है नहीं, तो ये क्या, इसका आंसर क्या हो गया, इंट्रॉन को हटाया जाता है। तो ये चीजें भी आप जरूर ध्यान रखें। इसके साथ साथ देखिए थर्ड प्राइम पॉली ए टेल होता है, 5 प्राइम कैपिंग, इसके अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनका भी आप ध्यान रखें, जैसे आरएनए ट्राइफॉस्फेटेज है, N7 मिथाइल ग्वाइलिल ट्रांसफेरेज है, N7 मिथाइल ट्रांसफेरेज है, ये कुछ एंजाइम है जो कैपिंग के अंदर काम आते हैं, आप उनको भी पढ़ें। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड स्पेसिफिक सीक्वेंसेस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए की कौन सी स्पेसिफिक सीक्वेंस है जहां पर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड होते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, पहली बात तो देखिए है क्या, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सबसे पहली बात क्या है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स प्रोटीन के बने हुए कुछ फैक्टर्स होते हैं। और ये यूकेरियोट्स की बातें कर रहे हैं अपन, किसकी बात कर रहे हैं, यूकेरियोट्स की बात कर रहे हैं। यूकेरियोट्स में कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड इसको इसलिए नाम दिया जाता है क्योंकि एमआरएनए का सिंथेसिस कौन सा आरएनए पॉलीमरेज करता है, सेकंड, तो जो सेकंड पर बाइंड होगा उसको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड कहेंगे। तो जैसे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी है, ये सबसे पहला है आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर पर बाइंड कराना। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड ई है, ये इसकी एफिनिटी को इंक्रीज करता है, ए है, एफ है, आरएनए पॉलीमरेज को लोड करता है, एच है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड एच है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्या काम करता है, एक तो हेलिकेज एक्टिविटी करता है, ये बहुत बार पूछी गई बात है, हेलिकेज एक्टिविटी और काइनेज एक्टिविटी दो काम करता है। हेलिकेज एक्टिविटी का मतलब रिमूव करना। सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी बाइंड होता है, सबसे पहले प्रमोटर के ऊपर क्या बाइंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड डी, जो पूरी एफिशिएंसी को बढ़ाता है। उसके बाद में ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ई, ए, एफ वगैरह सारे आकर के बाइंड हो जाते हैं। ये बाइंड होने के बाद में क्या होता है, सेकंड एच आकर के बाइंड होगा, जिससे इनिशिएशन होता है, आरएनए सिंथेसिस का इनिशिएशन होता है। और इनिशिएशन होने के बाद में इन सब चीज़ों को हटाएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ें जब काम हो गया तो वापस हटाया जाए। हेलिकेज एक्टिविटी से इन सब चीज़ों को ये हटाता है। काइनेज एक्टिविटी का मतलब होता है फॉस्फेट, काइनेज का मतलब यही होता है फॉस्फेट ग्रुप ऐड करना। और फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते ही किस पर करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की सी टर्मिनल डोमेन पर। फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड करेगा, आरएनए पॉलीमरेज की सी टर्मिनल डोमेन पर फॉस्फेट ग्रुप ऐड करेगा। और ये ऐड करते ही क्या काम हो जाएगा, क्लोज्ड कॉम्प्लेक्स जो था उससे ओपन कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और ओपन कॉम्प्लेक्स बनते ही हम कहेंगे आरएनए पॉलीमरेज का इनिशिएशन हो गया, या आरएनए सिंथेसिस का क्या हो गया, इनिशिएशन।
तो ये क्या काम करता है, प्रोटेक्ट द डीएनए फ्रॉम अटैक ऑफ न्यूक्लियेजेस, ऐसी कोई बात नहीं है। सिंथेसिस एज स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यहां तो हम ट्रांसक्रिप्शन की बात कर रही हैं, तो ये कहां से बात आ गई। रेगुलेट एमआरएनए सिंथेसिस, बिल्कुल एमआरएनए का सिंथेसिस करता है। अल्टर कैटालिटिक एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, नहीं, इसमें ऐसा कोई काम नहीं है। अब यहां पर ये भी पूछ सकता है रेगुलेट आरआरएनए सिंथेसिस, तो उसके लिए भी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, लेकिन आरआरएनए का सिंथेसिस कौन करता है, आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, तो वहां पर आप क्या नाम दोगे, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर 1, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर सेकंड, सॉरी ट्रांसक्रिप्शन 1A 1D, इस प्रकार से आप नाम देते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल नहीं है या उनकी बहुत ज़्यादा अपन स्टडी नहीं कर सकते, करते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हमारे बहुत काम की चीज़ें नहीं है। हमें सिंपल सी बात है, आरआरएनए से राइबोसोम का सिंथेसिस करना है, उससे आगे हमको नहीं पढ़ना। हम मोस्टली एमआरएनए को ही बार बार क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड एक्चुअल इंफॉर्मेशन होती हैं, आनुवांशिक रूप से जो जेनेटिकली इंफॉर्मेशन है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली हैं, वो इंफॉर्मेशन एमआरएनए पर होती हैं। आरआरएनए का काम तो है राइबोसोम का सिंथेसिस करना। टीआरएनए का काम है साइटोप्लाज्म से एमिनो एसिड को उठा करके राइबोसोम तक लेके आए और उन एमिनो एसिड को आपस में जोड़ करके प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाए। यानी टीआरएनए से अपन कर क्या रहे हैं, साइटोप्लाज्म में एमिनो एसिड प्रेजेंट है, उन एमिनो एसिड को कहां तक लेके आएगा, राइबोसोम तक लेके आएगा। इसीलिए टीआरएनए को अपन नाम देते हैं ट्रांसफर आरएनए। इसलिए हम बार बार किसको पढ़ते हैं, एमआरएनए को ही पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती हैं जो प्रोटीन का सिंथेसिस करती हैं। ये तो हमारे कुछ क्वेश्चंस थे। उसके साथ साथ देखिए, मैं आपके लिए एक ये सीक्वेंस लेके आया हूं जिसमें हम चीजें समझेंगे कि किस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री से हम चीजें समझ सकते हैं। हाँ, ये ठीक है। अब ये देखिए, हम क्या देख रहे हैं कि यहां ये एक न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन की सीक्वेंस आपको दिख रही है। ये क्या दिख रहा है, न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन की सीक्वेंस, जिसमें हम कहना चाह रहे हैं कि एक तो नाइट्रोजन बेस न्यूक्लियोटाइड आप किसको कहोगे, एक तो नाइट्रोजन बेस, एक सुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप। ये तीनों चीजें अगर जुड़ेंगी तो उसको अपन क्या नाम देंगे, न्यूक्लियोटाइड। ये एक न्यूक्लियोटाइड है थाइमीन, और ये थाइमीन इस शुगर से जुड़ा हुआ है और इस शुगर के ऊपर एक फॉस्फेट ग्रुप है। यानी कि इस रीजन को अपन क्या नाम दे सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड। सबसे पहली बात कि एक न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से बॉन्ड हो सकते हैं, तो यहां ये नाइट्रोजन बेस और ये शुगर ये आपस में जुड़े हुए हैं। इसमें देखिए ऑक्सीजन जैसे बीच में आता है, ये दिखाने के लिए आपको ऐसा दिया है। ये जो नाइट्रोजन बेस और शुगर आपस में जुड़े हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो एक कोवेलेंट बॉन्ड है, जो एक क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। उसके बाद में यहां 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 और ये 5वां कार्बन है, इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप है। यहां पर ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को अपन नाम दे सकते हैं फॉस्फो एस्टर। ये ध्यान रखना, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड नाम देते हैं। कई बार देखिए जो न्यूक्लियोटाइड है वो ट्राइफॉस्फेट के रूप में होता है, एटीपी, जीटीपी, यूटीपी, इस प्रकार से अपन कई चीजें पढ़ते हैं। तो ट्राइफॉस्फेट, इसका मतलब क्या है कि यहां ऑक्सीजन है, इसके ऊपर एक फॉस्फेट और हो जाएगा, और फॉस्फेट हो जाएगा। इस प्रकार से ये कंटिन्यू चीजें चलती रहती हैं। यानी इस फॉस्फेट से आगे और फॉस्फेट जुड़ सकते हैं। जैसे इसको अपन क्या क्या कहेंगे कि न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड डाइफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, इस प्रकार से। तो ये एनएमपी यानी एक फॉस्फेट जुड़ा हुआ है तो इसको मोनोफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट 2 फॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट यानी 3 फॉस्फेट। ये जो 2 फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, इसको अपन बोलते हैं फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड। इसी की वजह से एटीपी से आपको एनर्जी मिलती है। हम क्या कर रहे हैं, एटीपी जब आपको एनर्जी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी अगर यहां थाइमीन की बजाय आप एडेनिन नाइट्रोजन बेस ऐड कर दो तो फिर क्या बन जाएगा, वो एटीपी, 3 फॉस्फेट ऐड करते ही। और एटीपी हम बोलते हैं कि एटीपी जब एनर्जी देती है तो एटीपी किस में कन्वर्ट होती है, एडीपी। एटीपी किस में कन्वर्ट होती है, एडीपी प्लस एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एक्चुअल में इसका मीनिंग क्या होता है, एटीपी आपको एनर्जी दे रही है, इसका मतलब इसका जो फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड है वो टूट रहा है। 3 फॉस्फेट थे, एक फॉस्फेट टूट गया, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड भी टूट गया, एनर्जी रिलीज हुई, और वो हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में काम आती है। और वो एनर्जी हमें कौन देता है, फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, एनर्जी रिच बॉन्ड होता है। तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उसके बाद में देखिए
नेक्स्ट जो बात होती है कि इस न्यूक्लियोटाइड से कौन सा न्यूक्लियोटाइड जुड़ गया, दूसरा न्यूक्लियोटाइड। ये भी एक नाइट्रोजन बेस है, ये शुगर है और ये फॉस्फेट है। इसका मतलब ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है और ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है। और इससे क्या जुड़ गया, ये फॉस्फेट बीच में है, तो एक तो एस्टर बॉन्ड ये इधर वाला है, एक एस्टर बॉन्ड ये है, दो एस्टर बॉन्ड हो गए। तो दो न्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है। और ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड देखिए कौन से कार्बन पर जुड़ता है, थर्ड नंबर कार्बन पर। शुगर की कौन सी कार्बन है, थर्ड। नेक्स्ट शुगर का कौन सा कार्बन है, 5। अब हम एक बात बोलते हैं, हम एक बात क्या बोलते हैं कि साहब डीएनए या आरएनए 3 प्राइम टू 5 प्राइम, 3 प्राइम टू 5 प्राइम या 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ऐसी बातें अपन बोलते हैं। तो आपके दिमाग में ये सवाल आना ही चाहिए, स्वाभाविक बात है, आना भी चाहिए। और ये सवाल क्या आएगा कि साहब ये प्राइम अपन क्यों यूज कर रहे हैं, प्राइम नहीं लगाएं तो क्या बिगड़ जाएगा। तो जैसे कि मान लो आपने बात कर ली 3 नंबर कार्बन की, आपने किसकी बात कर ली, 3 नंबर। अब ये नाइट्रोजन बेस है, इसको भी अपने को नंबरिंग तो देनी ही पड़ेगी। और इसको अपन नंबरिंग जैसे यहां से दे सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5, 6, इस प्रकार से अपन इसको नाम दे सकते हैं। तो यहां हमें कहूं कि 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर पर मान लो इसमें नाइट्रोजन 2 नंबर कार्बन, तो आपके साथ में कंफ्यूजन होगा कि 2 नंबर कार्बन एक ये भी है और एक ये भी है, कौन से कार्बन की बात कर रहे हो, बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। तो फिर क्या कर दिया गया कि नाइट्रोजन बेस की बात कर रहे हो तो इसका मतलब वो सिंपल है, 2 कार्बन 3 कार्बन इस प्रकार से। लेकिन अगर शुगर की कार्बन की बात कर रहे हो तो इस पर डैश लगा दिया गया, यानी सेकंड प्राइम, इसका मतलब ये शुगर के कार्बन की बात हो रही है। और अगर इसके ऊपर प्राइम नहीं लगा हुआ तो नाइट्रोजन बेस के कार्बन की बात हो रही है। ये लॉजिक है कार्बन को डैश लगाने का, कि हम डैश क्यों लगा रहे हैं, इसका मतलब शुगर के कार्बन की अपन बात कर रहे हैं। दूसरी बात आपको कहते हैं कि हमेशा 5 प्राइम टू 3 प्राइम में ही होता है, यानी कि नया न्यूक्लियोटाइड कहां ऐड होगा, नया न्यूक्लियोटाइड कहां ऐड होगा, 3 प्राइम। अब ये प्राइम है, इसका मतलब शुगर के 3 नंबर कार्बन की बात कर रहा है। प्राइम है, इसका मतलब क्या काम कर रहा है, अभी मैंने समझाया, शुगर के 3 नंबर कार्बन। तो यहां पर आप देख भी लो कि ये एक न्यूक्लियोटाइड है और ये एक न्यूक्लियोटाइड है, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में, पहले न्यूक्लियोटाइड की कौन से नंबर कार्बन पर, 3 नंबर कार्बन के ऊपर बॉन्ड बन रहा है, और नेक्स्ट का कितना, 5 प्राइम पर बॉन्ड बन रहा है। इसका मतलब ये 3 कार्बन पर बॉन्ड बना और नेक्स्ट शुगर है उसकी 5 नंबर कार्बन। अब देखिए इसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड था उसका 5 प्राइम ये हमेशा फ्री ही रहेगा, इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोटाइड ऐड नहीं होगा। जो किसी डीएनए या आरएनए की आप बात करो तो उसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका हमेशा क्या रहेगा, 5 नंबर कार्बन फ्री। और जो प्रत्येक डीएनए या आरएनए का जो लास्ट का न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम फ्री रहेगा। जैसे मान लो 3 ही न्यूक्लियोटाइड का एक न्यूक्लिक एसिड है तो हम क्या कहेंगे कि ये हमेशा फ्री है और ये फ्री है। या फिर अगर इससे और भी न्यूक्लियोटाइड ऐड किया तो हमेशा 21 कार्बन पर होगा, 3 प्राइम पर ऐड होगा। और 3 प्राइम पर ऐड होगा, इसका मतलब ये इसका कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हम बोलते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम, यानी कि प्रत्येक डीएनए है उसका जो पहला न्यूक्लियोटाइड है उसका 5 प्राइम फ्री है, और उसका जो डीएनए या आरएनए उसका लास्ट का न्यूक्लियोटाइड है उसका 3 प्राइम नंबर कार्बन फ्री है। इसीलिए हम बोलते हैं क्या, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बोला जाता है। उसके बाद में हम दूसरी बात करें कि जो नेक्स्ट स्ट्रैंड आता है वो इधर से होता है। चाहे डीएनए की बात कर लो, आरएनए का नया सिंथेसाइज होगा वो इधर से होगा, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ओरिएंटेशन जो होता है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ओरिएंटेशन क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दूसरा न्यूक्लियोटाइड इसके, दूसरा स्ट्रैंड इसके पैरेलल आ रहा है, उसकी डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी। इसलिए हम कहते हैं कि डीएनए के एक स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, तो इसी की दूसरी स्ट्रैंड की डायरेक्शन 5 प्राइम 3 प्राइम टू 5 प्राइम, यानी हम ऐसा स्ट्रैंड बनाते हैं। ये दो स्ट्रैंड है, एक की 5 प्राइम है तो दूसरे की 3 प्राइम, क्योंकि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का ओरिएंटेशन अपोजिट होता है। ये स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात होती है। तो ये इसके कुछ लॉजिक थे। इसके अलावा देखिए डीएनए और आरएनए में कोई खास फर्क होता नहीं, यानी कि मान लो अगर ये डीएनए की बात कर ले तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आता है, या आरएनए की बात कर ले तो इसमें एक छोटा सा डिफरेंस आएगा। यानी इस सेकंड शुगर के ऊपर अगर आपको OH दिखाई दे तो ये राइबोस शुगर है, और अगर इस सेकंड शुगर पर खाली जैसे इसमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब हमें मान लेना है कि ये कौन है, H, तो इसका मतलब ये डीऑक्सी राइबोस शुगर है। अब देखिए राइबोस शुगर आरएनए में ये चीज क्यों है और डीएनए में ये चीज क्यों है, तो 3 प्राइम और सेकंड प्राइम दोनों के पास ही OH था। 3 प्राइम का ऑक्सीजन है वो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनाने में वेस्ट हो गया, इसलिए इस ऑक्सीजन पर किसी प्रकार का कोई चार्ज है नहीं। लेकिन अगर सेकंड प्राइम का OH फ्री है तो इसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज कौन सा, नेगेटिव चार्ज। ये इस फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा,
और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा तो ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कमजोर हो जाएगा, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कमजोर हो जाएगा जिस वजह से इसमें डीजनरेट या फिर ये डिग्रेड होने के चांस बढ़ जाएंगे। यानी हम ये बोल सकते हैं कि ये अगर एज ए जेनेटिक मटेरियल काम कर रहा है तो अनस्टेबल है। इसीलिए हम बोलते हैं वायरस जो है वो अपनी स्ट्रेन को बदल देते हैं। स्ट्रेन को बदलने का क्या मतलब, इसका जेनेटिक मटेरियल बदलता रहता है, क्योंकि उसमें म्यूटेशन रेट हाई होती है। और म्यूटेशन रेट हाई क्यों होती है, क्योंकि उसका जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड है वो बहुत वीक है। इस वजह से आप वायरस वगैरह को, यानी जिसका जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, उसकी आप देखोगे स्ट्रेन बदलती रहती है, क्योंकि वो अनस्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन डीएनए की बात कर ली तो इस ऑक्सीजन को क्या कर दिया, हटा दिया। और ऑक्सीजन को हटा दिया तो ऑक्सीजन को हटाते ही यहाँ इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला कोई है नहीं, और न्यूक्लियोफिलिक अटैक करने वाला कोई नहीं है, तो ये फॉस्फोडाइएस्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से डीएनए आरएनए से ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये हटाने की वजह से हमने आरएनए को क्या नाम देना शुरू कर दिया, डीएनए। इसीलिए हम बोलते हैं कि इसको हटाया गया है। इसीलिए हम बोलते हैं कि वायरस आया पहले या आदमी आया, तो हम कहेंगे पहले प्रोकैरियोट आए, उसके बाद में यूकैरियोट आए। यानी पहले वायरस आया, वायरस के बाद में यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल्स आए। इसीलिए हम इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से अपन बोल सकते हैं आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस हुआ है। क्या बोल सकते हैं, आरएनए से डीएनए का, इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट से बोल रहा हूं। वैसे न्यूक्लियस की बात मैं यहां पर नहीं कर रहा। आरएनए से किसका सिंथेसिस हुआ, डीएनए से। और ये प्रमाणित भी है, क्योंकि आज भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी किसको दी जाती है, आरएनए को। इसीलिए हम डीएनए से क्या बना रहे हैं, आरएनए। डीएनए से अपन क्या बना रहे हैं, आरएनए। आज भी ये बना रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्ट समझाता है कि किसका हुआ है, आरएनए से डीएनए का सिंथेसिस हुआ है। यानी आरएनए से क्या बना है, डीएनए। यानी ये शुगर के ऊपर ऑक्सीजन हटा दिया और एक थाइमीन था। देखिए मान लो इसमें यूरेसिल, आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल, और इसमें कौन होता है, थाइमीन। तो अगर आप इस मिथाइल ग्रुप को हटा दो यहां से, मान लो ये मिथाइल ग्रुप नहीं है, तो फिर ये कौन हो गया, यूरेसिल। और अगर मिथाइल ग्रुप ऐड हो गया तो फिर ये कौन हो गया, थाइमीन। ये छोटा सा डिफरेंस होता है डीएनए और आरएनए में। तो होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे। और यहाँ आपको ये चीज़ देखनी होती है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कि चीज़ें कैसे चल रही हैं और किस प्रकार से कॉन्सेप्ट चल रहे हैं। इसमें रटने की चीज़ें नहीं होती हैं, बस आपको देखना होता है कि प्रोकैरियोट्स में क्या चल रहा है, यूकैरियोट्स में क्या चल रहा है, न्यूक्लियोटाइड का सिंथेसिस किस प्रकार से हो रहा है, और क्या क्या स्ट्रक्चर्स के अंदर देखे जा सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको थोड़ी सी इसलिए समझानी चाहिए, क्योंकि कई बार अपन बच्चों को पूछते हैं कि इस प्राइम का क्या मतलब, बच्चे यही नहीं बता पाते हैं। नेट जेआरएफ वगैरह हो जाती है, फिर भी बच्चे यही नहीं बता पाते हैं इस प्राइम का अर्थ क्या है। तो इसका भी कुछ लॉजिक है। या बच्चे यही नहीं बता पाते 5 प्राइम टू 3 प्राइम, इसका मतलब ये आखिरकार चीज़ें चल क्या रही हैं। तो इसका मतलब यही है कि 5 प्राइम हमेशा फ्री है, 3 प्राइम पर नए न्यूक्लियोटाइड ऐड होते चले जाएंगे। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर सोल्व करेंगे। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि जैसे जैसे पेपर को मैं सोल्व कराता जा रहा हूँ, या जो भी यूनिट के मैं क्वेश्चन सोल्व कराता जा रहा हूँ, आपके उस यूनिट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हों, और कोई भी डाउट हो या फिर हमसे कोई गलती हुई हो, जैसे क्वेश्चंस में कई बार क्या होता है फ्लो में गलत आंसर भी हो सकता है, तो वो भी बिल्कुल आप प्लीज़ हमें रिप्लाई करें, अन्यथा आपका कॉन्सेप्ट गलत ही बन जाता है कई बार। तो अगर किसी भी प्रकार से कोई प्रॉब्लम आए आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये क्वेश्चन है या इसमें थोड़ा डाउट है। हम वीडियो के माध्यम से मान लो डाउट सोल्व नहीं हुआ तो हम वीडियो के माध्यम से रिकॉर्ड करके भी आपको बताएंगे कि आपके क्वेश्चन का आंसर ये है, या फिर मान लो नॉर्मली अगर आपको सोल्व कर सकें तो वैसे भी आपको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।